गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के अंतर्गत गद्य खंड के 5वें अध्याय गलता लोहा, जो कि शेखर जोशी के द्वारा लिखा गया है। हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि शेखर जोशी ने किस प्रकार से जातिगत हीनता के भाव से ग्रसित धनराम और जातिगत हीनता के भाव से मुक्त मोहन का चित्रण किया। मोहन शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात लखनऊ से लौटकर वापस गांव आता है, पिता का सहयोग करना चाहता है और वो धनराम के ऑफर तक पहुंच जाता है। हमने घटनाक्रम में देखा कि किस तरह वो धनराम के ऑफर पर पहुंचता है। धनराम और मोहन दोनों बचपन की यादों में पूरी तरह से खो जाते हैं। उनमें विशेष रूप से त्रिलोक सिंह मास्टर की उनको याद आती है। धनराम अपने जीवन के बारे में भी बताता है कि किस तरह से तीसरी कक्षा के बाद उसने पढ़ाई छोड़ी और अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा और धनराम के पिता गंगाराम की मृत्यु के बाद उस ऑफर को लोग धनराम का ऑफर कहने लगे। तत्पश्चात हमने देखा कि किस तरह गांव में सबसे मेधावी विद्यार्थी होने के कारण वो शिक्षा में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करता है और उसे छात्रवृत्ति की प्राप्ति होती है। तब उसके पिता उसे गांव से 4 मील दूर विद्यालय में प्रवेश दिलवा देते हैं, परंतु एक बार नदी में बारिश के पानी के अत्यधिक बहाव के कारण वो मौत के मुंह में जाने से बचता है। तो पिता भयभीत हो जाते हैं और उसे शहर भेजने के बारे में सोचते हैं। अब आगे देखिए शहर भेजने का चरण कैसे प्रारंभ होता है। पेज नंबर 60, अंतिम गद्यांश। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की कि रमेश उनके पास आया और मोहन के पिता बंशीधर जी ने उस रमेश के समक्ष अपने पुत्र की चिंता अभिव्यक्त की। तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दे। मतलब उन्होंने उसकी चिंता से मुक्त करने के लिए क्या कहा कि मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया जाए। अब बंशीधर जी सीधे साधे वो उस रमेश के मन की बात को नहीं समझ पाते और रमेश के मन में मोहन को लेकर क्या विचारधारा चल रही थी, ये बात बंशीधर के समक्ष प्रकट नहीं होती। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। ये उम्मीद रमेश के द्वारा मोहन के पिता को बंधवा दी गई। अब जब बंशीधर ने ये सुना तो उससे तो ऐसा लगा कि मानो उसे साक्षात भगवान मिल गए। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हो। उनकी आंखों से पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। अर्थात उन्हें ऐसा लगा कि समाज का व्यक्ति है तो समाज के लिए इतना सहयोग कर रहा है और बिरादरी का यही सहारा व्यक्ति को समाज में रहने से प्राप्त होता है। छुट्टियां पूर्ण होने पर, छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है कि वो गया तो था पढ़ने, लेकिन बन गया वहाँ पर नौकर। ये उसके जीवन का नया अध्याय। वो घर के लोगों में काम में हाथ बटाने का एक साधन मात्र बन करके रह जाता है। तो अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वो मोहल्ले के सभी चाचियों और भाभीयों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। और उसे कैसे कहते संवादात्मक भाषा शैली, मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को दे तो आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। अब औसत
दफ्तरी बाबू, बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। आप देखिए रमेश के मन में क्या था, कटुता थी, ईर्ष्या का भाव था और वो गरीब का सहयोगी नहीं बनना चाहता था, उसे समाज का नहीं बताना चाहता था। इसलिए जब भी उसके पास कोई आता तो वो उसे जाति बिरादरी का बताना अपना अपमान समझता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वो नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था, परंतु क्या करता, मोहन बेचारा लाचार था, पढ़ना उसकी मजबूरी थी, पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। इसलिए वो हर परिस्थिति से क्या करने लगा, समझौता करने लगा। थोड़ा बहुत विरोध किया तो उसे पास की स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद, हीला हवाली यानी विरोध करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी छात्र यानी बुद्धिमान छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया और उसका जीवन एक बंदी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना क्या होता, उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देना पड़ता था, जबकि वास्तव में वो तैयारी नहीं करता था अगले दर्जे की। दिक्कत क्या थी, रमेश के परिवार को दिक्कत थी, क्योंकि उनका काम करने वाला साधन चला जाएगा जिसको वो नौकर बनाकर रखे हुए थे। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा और असुविधा का था। मोहन ने इस प्रकार क्या किया, परिस्थितियों से समझौता कर लिया, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। गांव में उनके पास साधन नहीं थे, शिक्षा प्राप्ति का कोई माध्यम नहीं था, इसलिए वो मजबूरी में आ तो गया, अब क्या करना पड़ेगा, उसे परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करना पड़ा या समझौता करना पड़ा, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। और घर वालों को वो अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर दुखी नहीं करना चाहता था। बंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, क्योंकि बंशीधर को तो क्या लग रहा था कि मेरा बेटा शहर में पढ़ता है और बड़ा आदमी बनेगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, जबकि रमेश उनको कभी वास्तविकता का ज्ञान नहीं होने देता था। उसकी वास्तविकता का बोध कभी भी उसको नहीं हुआ कि रमेश के साथ आखिर शहर में हो क्या रहा है। अब 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि अब रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसके आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। ऐसा क्यों था, क्योंकि आगे की पढ़ाई महंगी पड़ती और वो उसको जिसको नौकर समझ बैठे थे उसके ऊपर कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। इसलिए मोहन को जब वो गांव से वापस लौटा तो उसे ऐसा लगा कि ये मेरी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती वह इसी मुद्दे पर जरूर ख़त्म हो जाती। वो मुद्दा क्या होता कि पढ़ लिख करके भी क्या कर रहे हैं, उसको तमाम उदाहरण दे करके चुप करने की कोशिश की जाती। ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। तकनीकी स्कूल जो ITI संस्थान होते हैं हमारे यहाँ पर, प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, इनकी वेल्डिंग की, इन सब की ट्रेनिंग बहुत कम समय में दी जाती है। तो वो भी एक तकनीकी शिक्षा का माध्यम है, वहाँ पर उसको भर्ती करा दिया गया। और मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। वो पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का ये समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा, क्योंकि मोहन क्या करना चाहता था, शहर में रह करके नौकरी पाना चाहता था। वो पिता की मदद करना चाहता था, उनको कुछ पैसे भेजना चाहता था, जबकि पिता को क्या पता था, पिता को तो ये पता था कि वो तैयारी कर रहा है और बड़ा अफसर बनेगा। इस प्रकार से रमेश के द्वारा मोहन के साथ
छल कपट किया जाता है और जो मेधावी विद्यार्थी था वो एकमात्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी बन करके रह जाता है। धन्यवाद।